अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। तो नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या दुनियापुर के इलाके भट्टा कॉलोनी में पेश आया है। ये एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या है जहां एक खूबसूरत नौजवान लड़की की मंगनी की तकरीब होती है और उसी दिन आधी रात को उस घर में दो खून में लथपथ लाशें पाई जाती हैं, और वो भी गला कटी लाशें। इस लड़की पर हमला करने वाला कौन निकला, इस लड़की के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये जानने के लिए थोड़ा सा कहानी के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बड़ी खूबसूरत लड़की है। सायरा की एक कज़न है जिसका नाम सादिया है, जो इसकी बहन जैसी है, इसकी दोस्त भी है। वो अपना हर दुख सुख उसके साथ शेयर करती है। सायरा और सादिया दोनों शादी से पहले भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थीं। सादिया की शादी हो जाती है और सायरा की अभी शादी नहीं हुई। सादिया की जब शादी हो जाती है तो सायरा अक्सर फारिग टाइम में सादिया को मिलने के लिए उसके घर चली जाया करती है। हमारे ज़माने में माएँ कहती थीं कि शादीशुदा दोस्तों के साथ गैर शादीशुदा की दोस्तियाँ अच्छी नहीं होती, और अगर हों भी तो अपने घर तक हों तो बेहतर है। ये दोस्तियाँ अगले घर तक नहीं जानी चाहिए। सादिया के घर से शुरू होने वाली इस कहानी का अंजाम बड़ा ही खौफनाक होता है। सादिया के घर जब सायरा मिलने जाती है तो दोनों दोस्तें देर तक बैठकर बातें करती हैं, हंसी मजाक करती हैं। सादिया का एक देवर होता है जिसका नाम हुसैन है। हुसैन जब भी सायरा उनके घर जाती है तो उनके गिर्द मंडलाता रहता है और बहाने बहाने से उनके पास आता है। कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आता है और वो दोनों हंस मुस्कुरा कर वो चीज़ें लेकर खा लेती हैं और एक दूसरे से बातें करती रहती हैं। इसी दौरान आहिस्ता आहिस्ता सायरा को हुसैन अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो इसका बड़ा ख्याल रखता है, उससे उसकी मर्ज़ी पूछता है, उसके गिर्द मंडलाता रहता है और आंखों ही आंखों में और बातों ही बातों में उसकी तारीफ़ें करता रहता है। ये सब कुछ सायरा, जिसकी अभी तक कोई मंगनी वगैरह नहीं हुई, उसे बहुत अच्छा लगने लगता है और आखिरकार सायरा और हुसैन की दोस्ती हो जाती है। अब सायरा जब भी सादिया के घर जाती है तो अगर सादिया कहीं मसरूफ़ हो तो वो हुसैन के साथ बैठकर बातें करने लगती है और दोनों की गुफ्तगू कभी कभार बहुत ज़्यादा तवील हो जाती है। अब कई दफ़ा तो अगर सादिया ना भी हो और मसरूफ़ भी हो तब भी सायरा उसके घर में चली जाती है और उस हुसैन के साथ घंटों घंटों बातें करती है। आखिर सायरा ने एक दिन सादिया को बताया कि मुझे हुसैन बहुत पसंद है। हुसैन ने भी सादिया से कहा कि मुझे आपकी कज़न बहुत पसंद है, तो हो सके तो कोई रिश्ते की बात चलाएं ना भाभी। सादिया बड़ी खुश होती है। सादिया सायरा से कहती है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम दोनों एक ही घर में रहेंगी, इकट्ठी रहेंगी, खूब मज़ा करेंगी। और ये कहते हुए वो एक दूसरे के गले लग जाती हैं और खूब हंसती हैं। और इसके बाद सायरा अपने घर चली जाती है और सादिया इस मिशन पर लग जाती है कि किसी तरह सायरा को अपने ही घर ले आए और अपनी ही देवरानी बना ले। अब सायरा की कज़न सादिया अपने घर वालों को मनाती है, हुसैन के माँ बाप को मनाती है, और इसके बाद वो सायरा के घर भी जाती है और उसके वालिदैन को भी इस रिश्ते के लिए राज़ी करती है। आखिरकार वो मान जाते हैं और हुसैन के घर वाले इनके घर रिश्ता लेकर जाते हैं। अब ज़ुबानी इनके दरमियान गुफ्तगू चलती है। अभी कोई मंगनी या रस्म वगैरह नहीं हुई होती। अब ज़ुबानी उनके दरमियान गुफ्तगू चलती है। अभी कोई मंगनी या रस्म वगैरह नहीं हुई होती। हुसैन के घर वाले कुछ तोहफे तोहफ़, कुछ जोड़े, कुछ चीज़ें लेकर उनके घर चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई तारीख़ दे दें ताकि बाकायदा तौर पर सायरा और हुसैन की हम मंगनी कर सकें। सायरा के कुछ इम्तिहानात होने वाले होते हैं तो उसके वालिदैन कहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, पहले सायरा के इम्तिहानात हो जाएं तो बाद में हम मंगनी कर देंगे। अब हुसैन के घर वाले वापस आ जाते हैं और इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब सायरा के इम्तिहानात हों और कब वो मंगनी करें। दूसरी तरफ सादिया के घर में कुछ मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सादिया और उसके शौहर की लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं और इसकी बड़ी वजह हुसैन के माँ बाप यानी सादिया के सास ससुर होते हैं।
सादिया की सास इस पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ करना शुरू कर देती हैं। बात बात पर उसे डांटती हैं, बुरा भला कहती हैं, तंग करती हैं, शौहर से झगड़ा करवाती हैं, यहाँ तक कि उनका अंजाम तलाक पर होता है। सादिया अपने घर वापस आ जाती है। अब सादिया और सायरा चूँकि दोनों बहुत अच्छी दोस्तें हैं, सायरा उसके घर जाती है उसका गम बांटने के लिए। तो सादिया उसे वो बातें बताती है उस घर की कि सायरा का दिल भी ख़राब हो जाता है। सादिया बताती है कि ये बहुत बुरे लोग हैं जिन्होंने मेरी तलाक करवा दी है, ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे, हो सके तो तुम इनसे बचो। तो सायरा कहती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि पहले इन लोगों का सलूक मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास ने मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिए और इसके बेटे ने भी इसका साथ दिया। यहाँ तक कि उसने फिर हुसैन के बारे में भी कुछ ऐसी बातें की, ऐसे रवैये हुसैन के बताए कि सायरा का दिल भी बिल्कुल खट्टा हो गया। सायरा इस दिन बड़ी उदास अपने घर वापस आई। उसके माँ बाप ने वजह पूछी तो उसने कुछ नहीं बताया। सायरा के माँ बाप भी अफसोस करने के लिए सादिया के घर गए, क्योंकि वो रिश्तेदार हैं उनके। सादिया उनकी भतीजी लगती है। जब वो वहाँ जाते हैं तो उसके माँ बाप को भी ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि उनका दिल भी ख़राब हो जाता है और वो कहते हैं कि हमारी बेटी तो बर्बाद हो चुकी, आप अपनी बेटी को बचा लीजिए। ये सुनकर वो भी परेशान हो जाते हैं। घर आकर बेटी से बात करते हैं तो बेटी भी तायद करती है और कहती है कि सादिया तो बहुत अच्छी है, मैं सादिया को बचपन से जानती हूँ, लेकिन जो बातें उसने मुझे बताई हैं वो सुनकर मेरा दिल बहुत ख़राब हो चुका है। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उस घर में शादी करके जाऊँ। इसकी माँ थोड़ी सी परेशान तो होती है, लेकिन फिर कहती है कि चलो, हमने तो अभी कोई मंगनी वगैरह नहीं की और ना ही लोगों को कुछ पता है, लिहाजा इनकी दी गई चीज़ें इन्हें वापस करते हैं। इसके बाद उसकी वालिदा उन्हें फ़ोन करती है। वो उनके घर आते हैं तो बड़े ही एहतराम से वो कहती हैं कि चूँकि आपके घर में एक तलाक पहले ही हो चुकी है, लिहाजा वो हमारी रिश्तेदारी है, तो ऐसे में मुनासिब नहीं लगता कि हम अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर करें। इस बात पर हुसैन के वालिदैन बड़ा एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि चलो, ये तो उनका मुकद्दर था, लेकिन आप यहाँ तो ऐसा ना करें। वो बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं और उनकी चीज़ें उन्हें वापस कर देते हैं। हुसैन को जब ये खबर मिलती है तो वो बहुत गमज़दा भी होता है और गुस्सा भी आता है उसे। वो सायरा को फ़ोन करता है और उसे बहुत कुछ कहता है, लेकिन सायरा अपनी बात पर डटी रहती है और कहती है कि जिस घर में मेरी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, वहाँ मेरे साथ कैसे अच्छा सलूक होगा। इसके बाद इन दोनों के दरमियान चंद बातों का तबादला होता है। हुसैन को बहुत गुस्सा आता है, वो फ़ोन बंद कर देता है। सायरा भी अपना फ़ोन बंद कर देती है और उसकी कॉल अटेंड करना छोड़ देती है। जब भी उसका फ़ोन आता है तो फ़ोन को बिज़ी कर देती है। अब ऐसे में सादिया जब देखती है कि उसकी कज़न ने सिर्फ उसके लिए इस रिश्ते को नामंजूर किया है, तो उसकी नज़र में सायरा की कदर और भी बढ़ जाती है और वो सायरा के लिए अपने भाई का रिश्ता भिजवा देती है। अब सायरा का भाई वकास बहुत अच्छा लड़का था। जब रिश्ता सायरा के घर आता है तो सायरा के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो सादिया को भी जानते थे और बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए उसका भाई भी उन्हें अच्छा लगता है और था भी अच्छा, और बहुत ज़्यादा इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। और इस तरह ये रिश्ता उनको बहुत पसंद आता है। जब सायरा से पूछते हैं तो सायरा भी हामी भर लेती है और वो कहती है जैसे आपकी मर्ज़ी। वकास को वो भी बचपन से जानती है। उसे मालूम होता है कि वकास एक अच्छा इंसान है और वो अपने माँ बाप की खुशी में राज़ी हो जाती है। अब वकास और सादिया के घर वाले रिश्ता लेकर आते हैं और बाकायदा एक रस्म रखी जाती है। शगुन के पैसे दिए जाते हैं, उसके हाथ पर रखे जाते हैं, मेहंदी लगाई जाती है, तारीख तय की जाती है। सायरा ने कुछ अपने दोस्तों को भी बुलाया होता है। उसी दौरान जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो सायरा के घर एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन हुसैन का होता है। उसने हुसैन का नंबर तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो किसी और नंबर से फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि आज तुम्हारी मंगनी हो रही है। अगर तुमने किसी और से शादी की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ूंगा, ख़त्म कर दूंगा। सायरा कहती है कि तुम जो करना चाहते हो कर लो और मुझे अब फ़ोन मत करना।
وہ کہتا ہے میری دھمکی کو آسان نہ سمجھنا، اگر یہ منگنی ہو گئی تو میں پھر کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ سائرہ فون بند کر دیتی ہے اور سعدیہ کو سب کچھ بتاتی ہے۔ سعدیہ کہتی ہے کہ ڈرو مت، تم اطمینان رکھو، یہ صرف دھمکیاں ہیں، یہ کر کرا کچھ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر سائرہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ منگنی کی تقریب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سب خوشی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب جو ان کا گھر ہے وہ گاؤں میں ہے جہاں یہ رہتے ہیں۔ وہاں رات کے وقت حویلی میں کئی دفعہ صحن میں چارپائیاں لگا کر سویا جاتا ہے۔ اس دن بھی سائرہ اپنی نانی کے ساتھ صحن میں چارپائی ڈال کر سوئی تھی۔ اس کی والدہ اندر کمرے میں سوئی تھی اور اس کے والد اوپر چھت پر سو گئے تھے۔ گرمیوں کا چونکہ موسم ہے، ایسا ہی کچھ ماحول ہوتا ہے ان گھروں میں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سائرہ ابھی فون بند کیا تھا سائرہ نے، اور اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ اس نے فون سائڈ پر رکھا، سر پر چادر ڈالی اور آنکھیں بند کیں تاکہ اسے نیند آ جائے اور وہ سو جائے۔ اس کے پاس سو رہی تھی اس کی نانی۔ اچانک اسے کھٹاک کی آواز آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زور سے میز پر یا دیوار پر مکہ مارا ہو۔ وہ چادر تھوڑی سی سرکا کر دیکھتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ سوچتی ہے شاید بلی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ دوبارہ چادر اپنے چہرے پر ڈال لیتی ہے، مگر پھر تھوڑی سی چادر ہٹاتی ہے تو ایک سایہ سا اسے نظر آتا ہے جو بڑی تیزی سے اس کی چارپائی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے وہ سایہ بالکل اس کے سر پر آن پہنچتا ہے۔ ایک نقاب پوش نوجوان ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے۔ وہ اس کی گردن پر وار کرتا ہے۔ وہ اپنا بازو آگے کرتی ہے تو بازو پر چھری لگ جاتی ہے اور وہ چیخ مار کر اسے دھکا دے کر کمرے کی طرف بھاگتی ہے اور اندر کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیتی ہے۔ لیکن صحن میں نانی سو رہی تھی۔ وہ چیخو پکار سن کر اٹھتی ہے اور کون ہے کہتی ہے، اور وہ شخص نانی کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ اسی دوران اس کی والدہ اندر سے چیخوں کی آواز سن کر باہر آتی ہے اور یہ شخص اس کی طرف لپکتا ہے اور اسی چھری سے اس کے گلے پر بھی وار کرتا ہے۔ یہ آوازیں سن کر اوپر سے سوئے ہوئے والد صاحب بھی جاگ جاتے ہیں۔ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کر وہ نیچے آتے ہیں، اترتے ہیں اور کہتے ہیں نیچے کون ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ والد نیچے آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے تو وہ تیزی سے پلٹتا ہے، دروازے کی کنڈی کھولتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پولیس آتی ہے۔ موقع پر پتہ چلتا ہے کہ والدہ اور نانی کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ لڑکی بتاتی ہے کہ مجھے شک ہے کہ یہ حسین ہی تھا۔ حسین تو مجھے دھمکی بھی دے کر گیا تھا۔ اس کے بعد پولیس آتی ہے، اپنا کام کرتی ہے اور پھر موبائل کی لوکیشن دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حسین ہی تھا۔ حسین کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس چھاپے مارتی ہے۔ آخرکار گرفتار ہو جاتا ہے حسین۔ اس کے گھر والے ان کے پاس آتے ہیں، ان کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دیت کی رقم میں اس کے حصے کی ساری جائیداد لے لیجئے لیکن اسے معاف کر دیجئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ حسین کو جب ٹھیک سے پوچھا جاتا ہے تو وہ آخرکار بولنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ آتی تھی، میں اسے منگنی کرنا چاہتا تھا، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن میری بھابھی نے طلاق کے بعد اس کا دل مجھ سے خراب کر دیا تھا۔ اس نے میری ایک بات نہیں سنی۔ میں نے اسے منانا چاہا مگر آخر میں نے غصے میں آ کر یہ قدم اٹھایا۔ تو آپ سوچئے، ایک شخص جو غصے میں آ کر یہ سب کر سکتا ہے تو وہ اور کیا نہیں کر سکتا۔ یہ تھا ایک دوست، ایک کزن کے گھر سے شروع ہونے والی ملاقاتوں کی کہانی کا اتنا دردناک انجام۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیع کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔